हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान ने एक्सीडेंट से पहले ही ऑरेंज को ये मैसेज भेज दिया था कि वो 48 आवर्स तक उसके कांटेक्ट में ना करने पर जोचेंग को मैसेज भेजकर मदद मांग सकता है। ऑरेंज ने ऐसा ही किया। ऑरेंज ने जोचेंग से मदद मांगने का एक मैसेज भेज दिया। जोचेंग ने जैसे ही वो मैसेज देखा वो चौंक गया। उसने अपना फ़ोन अपने एक आदमी को देते हुए कहा कि आई थिंक मुझे पता चल गया है कि जान अभी कहाँ पर है। इस मैसेज में जो लोकेशन आई है तुम अभी के अभी पता करो कि ये जगह कहाँ पर है। थोड़ी देर कंप्यूटर्स पे चेक करने के बाद उस आदमी ने कहा कि सर ये लोकेशन इसी जगह की है, पर ये शहर की नॉर्थ साइड की लोकेशन है, जबकि अभी हम साउथ साइड में हैं। जैसे ही उन लोगों ने नॉर्थ साइड का नाम सुना सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। सभी लोग अंडरवर्ल्ड में काम करते थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से पता था कि शहर के नॉर्थ साइड में क्या होता है। शहर के उस हिस्से में ना तो कोई आसानी से जा सकता है, ना ही आसानी से आ सकता है। जोचेंग मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार ये लड़का वहाँ पर कैसे पहुँच गया। ये अकेले तो वहाँ नहीं जा सकता। कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते ही जोचेंग ने कहा कि अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूँगा। शाम होते ही लोग हेलीकॉप्टर पर वहाँ के लिए उड़ान भरने लगे, जहाँ के बारे में ऑरेंज ने जोचेंग को बताया था। जोचेंग अपने साथ 3 हेलीकॉप्टर लेके जा रहा था। उसने अपने बाकी साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, अगर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों को क्या करना है। अपने साथ आधुनिक हथियार लेकर लिबोन, जोचेंग और चेंगी वहां पर पहुंच गए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। वो उस जगह तक पहुंच गए थे जिसके बारे में ऑरेंज ने जोचेंग को बताया था। सब लोग जान को ढूंढने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जोचेंग और उसके साथ आए हुए लोग जान की खोज करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारी गाड़ियों के निशान थे। वो उन निशानों का पीछा करते करते पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। वहां पर जाकर उन लोगों को एहसास हुआ कि शायद जान की गाड़ी इस पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गई है। तभी जोचेंग ने कहा कि जाकर रस्सी लेके आओ, हम पहाड़ी से नीचे जाएंगे। जोचेंग के साथ कुछ लोग पहाड़ी के नीचे ही उतर गए और कुछ लोग पहाड़ी के ऊपर ही पहरेदारी करने लगे। जोचेंग के साथ जोमिंग और डेंगलून भी आए थे। जोमिंग ने जैसे ही नीचे का नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे जान के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी कि पता नहीं उन्हें क्या हो गया। वो तिरछी नज़र से डेंगलून की तरफ देखने लगी तो डेंगलून भी मन ही मन उदास हो गया। डेंगलून मन ही मन सोचने लगा कि मुझे जोचेंग से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी कि जान यहाँ पर किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, पर वो अपने बॉस के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया। पर अब उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। वो सब नीचे पहुंचकर जैसे ही खोजबीन शुरू करने लगे, ऊपर से उनके आदमियों ने कहा कि आप लोग अभी के अभी वापस आ जाइए, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। जोचेंग को एहसास हो गया था कि जान इसी जगह पे कहीं फंसा हुआ है, वो उसे ढूंढे बिना वापस नहीं जाने वाला। वो लोग जैसे ही पहाड़ी की चोटी पर वापस गए तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदूकधारी लोग उनका रास्ता रोके खड़े थे। उन लोगों को देखते ही जोचेंग ने अपने लोगों को फ़ोन कर दिया, क्योंकि उसने मन बना लिया था कि जो भी उसके और जान के बीच में आएगा वो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी टीम के बाकी के लोग भी अपने हथियार लेकर तैनात हो गए कि तभी उन लोगों को वहां पर एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। जोचेंग ने जब उस हेलीकॉप्टर की तरफ देखा तो उस पर वांग ग्रुप का लोगो बना हुआ था। उसे एक बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर फिर उसने मन ही मन सोचा कि शायद ये भी जान की वजह से ही होगा। पर तभी वहाँ पर आर्मी के कुछ टैंक्स आ गए और उसके साथ कुछ और गाड़ियाँ भी आ गई जिसमें हथियारों से लैस जवान बैठे थे। उन्हें देखकर डेंगलून मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये सिंगापुर की आर्मी तो नहीं। इससे पहले कि वहाँ पर खड़े सभी लोग कुछ समझ पाते, वो हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हो गया और उसमें से एक काले सूट पहना हुआ एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी को देखते ही जोचेंग ने मन ही मन कहा कि वांग यीबो। वो दोनों कुछ ही दूरी में एक दूसरे के सामने खड़े थे।
एक बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह तो एक अंडरवर्ल्ड का बादशाह। अचानक ही वहाँ का सारा माहौल ही बदल गया। दुनिया के दो ताकतवर आदमी एक दूसरे के सामने खड़े थे। हेलीकॉप्टर से बाहर आते ही वांगीबो ने अपने आदमियों से कहा कि तुम्हें यहाँ पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम लोग वापस अपने ठिकाने पे पहुँच जाओ। मुझे जैसे ही तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम लोगों को कॉल कर दूंगा। जब जोचेंग ने ये देखा तो वो समझ गया कि ईबो उससे वहाँ पर लड़ाई करने नहीं आया है, बल्कि वो किसी और काम से यहाँ आया है। इसलिए जोचेंग ने भी अपने आदमियों से कहा कि तुम लोग भी अपने हथियार नीचे कर लो। इससे पहले कि जोचेंग और ईबो आपस में कोई बात करते, लिबोन जोचेंग के पास आ गया और उसने कहा कि बॉस, हमें अभी अभी ये पता चला है कि जान सर वांग ग्रुप के प्लेन में सिंगापुर आए थे। ये सुनकर जोचेंग चौंक गया। वो मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करने लगा, पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर डेंगलून को कहीं ना कहीं यह अंदाजा हो गया था कि जान और ईबो के बीच में क्या चल रहा है, और अगर वांग ईबो खुद चलकर यहाँ आए हैं तो इसका मतलब उनके और जान सर के बीच में बिजनेस के अलावा भी बहुत कुछ है। जोचेंग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि क्या तुम भी यहाँ पर जान को ढूंढने आए हो? ईबो ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, मैं यहाँ पर जान को ढूंढने आया हूँ, और वो जो नीचे तुम गाड़ी देख रहे हो वो भी मेरी है, क्योंकि जान मेरे साथ ही यहाँ पर आया था। ये सुनते ही जोचेंग का पारा 7वें आसमान पे पहुँच गया। उसने कहा कि मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो बस, क्या वो अभी जिंदा है? ईबो ने धीरे से कहा, हाँ, वो अभी जिंदा है। कार क्रैश होने के बाद जब ईबो को होश आया था तो सबसे पहले वो अपनी घड़ी के माध्यम से यही देख रहा था कि जान कहाँ पर है, और घड़ी के माध्यम से उसे ये बात पता चल गई थी कि जान अभी जिंदा है, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। इससे पहले कि वो कुछ और पता कर पाता कि वो किस जगह पर है, तभी अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। ईबो उनसे बचकर भागने लगा और इसी दौरान उसकी घड़ी नष्ट हो गई। उसे इस बात का तो पता नहीं था कि जान किस हालत में है और कहाँ पर है, पर उसे इस बात का जरूर विश्वास था कि वो अभी जिंदा है और मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ। जोचेंग ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर वो जिंदा है तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम उसे यहाँ लेकर क्यों आए थे, और तुमसे किसने कहा था कि तुम्हें जान को लेकर यहाँ आना चाहिए था? जोचेंग को इस तरह गुस्से में देखकर ईबो के लोगों ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी और उसे चेतावनी देने लगे, पर ईबो ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो नहीं चाहता था कि यहाँ पर बिना बात के कोई भी खून खराबा हो, बल्कि उसके मन में तो ये ख्याल चल रहा था कि अगर वो दोनों मिलकर जान को ढूंढते हैं तो उनका ये काम और भी आसान हो जाएगा। ईबो ने कहा, देखो जोचेंग, हमें अभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसके बदले हमें मिलकर जान को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह लड़ते रहेंगे तो इससे जान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम उसे ढूंढने में जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे उसकी जान के ऊपर उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। और मेरी बातों का यकीन करो कि अगर मेरे पति की जान खतरे में नहीं होती तो मैं तुमसे कभी भी इस तरह मदद नहीं मांगता। ईबो जोचेंग से अभी भी आराम से बात कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मामला और ज़्यादा बिगड़े। उसने फिर कहा, मेरे लोग पहले से ही जान को शहर के 2 हिस्सों में ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम अपने लोगों को ले जाकर दूसरे 2 हिस्सों में उसकी खोजबीन करो, और तब तक मैं कुछ और मदद जुटाने की कोशिश करता हूँ। रही बात, इससे पहले कि ईबो कुछ और कहने की कोशिश करता, जोचेंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि तुमने अभी अभी क्या कहा? कौन पति? किसका पति? ईबो ने जवाब दिया, हाँ, हम दोनों शादीशुदा हैं और ये बात जान और मेरे बीच में ही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में तुम्हें ज़्यादा सफाई दे सकता हूँ। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ। जोचेंग मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये सच है, और क्या इसीलिए ईबो जान को ढूंढना चाहता है?
जोचेंग और ईबो दोनों के आदमी उनसे कुछ दूरी पे खड़े थे, इसलिए उन्हें कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो दोनों आखिर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। पर उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच में कोई खुशी वाली बात नहीं चल रही है। जोचेंग गुस्से से पागल हुए जा रहा था, पर उसने मन ही मन सोचा कि शायद ईबो सही कह रहा है, अभी मुझे इस बारे में बहस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जान को ढूंढना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ईबो मिस्टर योहान के बारे में जानता है और उसे ये भी पता है कि 7 साल पहले जान के साथ क्या हुआ था, तो वो वाकई ही जान के बहुत करीब है। क्योंकि जोचेंग जहाँ तक जान को जानता था, जान किसी से भी इस तरह की बातें नहीं करता था। और अगर ये सब बातें उसने ईबो को बताई है, इसका मतलब ज़रूर वो इसे अपना मानता है। नॉर्थ सिटी की पुरानी बिल्डिंग में जैसे ही जोचेंग का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, वो जगह सुनसान लग रही थी। उसे उस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही ईबो का हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा, वहां पर छुपे सभी लोग बाहर आ गए और झुककर उसे सलाम करने लगे। ये देखकर जोचेंग चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा कि ईबो ने इतने सारे इंतजाम पहले से ही कर रखे हैं। जैसे ही वो लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंचे, तो ईबो ने देखा कि उस बिल्डिंग के अंदर सभी तरह की सुविधाएं थी और डॉक्टर हाईक्यून खुद वहां पर मौजूद थे और उनके साथ कुछ और डॉक्टर्स भी वहां आए हुए थे। तभी ईबो एक कमरे के अंदर चला गया। वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए थे। उस पर बैठे कुछ लोग अभी भी जान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक कोने में कुछ लोग उस घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जो जान ने ईबो को दी थी। वो घड़ी उन लोगों की समझ से परे थी और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस घड़ी को कैसे ठीक किया जाए। तभी ईबो ने उनसे पूछा, क्या हुआ? कुछ अंदाजा लगा कि इस घड़ी में क्या प्रॉब्लम है? तभी उनमें से एक आदमी ने कहा कि बॉस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घड़ी को बनाया किसने है। हमने पूरे मार्केट में ढूंढ लिया, पर इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तभी एक आदमी जो ईबो के पास खड़ा था, उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने एक खास आदमी को उसे ढूंढने के लिए भेजा है। मुझे पूरा भरोसा है कि उसे कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। तभी उस आदमी के पास एक फ़ोन आया और वो कोई और नहीं बल्कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से राष्ट्रपति ने कहा, क्या हुआ? क्या वो लड़का मिल गया? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, पर हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने फिर कहा, तुम कैसे भी करके उस लड़के को ढूंढो, वो लड़का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लड़का मेरे बुलाने पर यहाँ आया था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ भी हो गया तो ईबो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। वो यहाँ से अपने सारे बिजनेस बंद कर देगा और उसके गुस्से का भी कोई भरोसा नहीं है। उस आदमी ने जवाब दिया, अम्मी, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर इस एरिया में लियांग होंग का ज़्यादा दबदबा है, इसलिए हमें उस लड़के को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति मन ही मन में ये सोचने लगी कि वो इस मामले को कैसे जल्दी और आसानी से सुलझा सकती है। तभी उनके बेटे जो ईबो के साथ यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो साहब ने पहले ही लियांग होंग के लोगों के पास किसी को भेज दिया है। राष्ट्रपति ने आश्चर्य से पूछा, कौन? राष्ट्रपति के बेटे ने जवाब दिया कि कैप्टन नी मिंगजू पहले ही अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो अपने साथ टैंक से लेकर हेलीकॉप्टर तक लाए हैं, इसलिए बस कुछ ही दिनों में इस पूरे एरिया पर उनका कंट्रोल हो जाएगा और फिर सब कुछ जल्द ही राष्ट्रपति के अंडर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और लियांग होंग का ध्यान इस तरफ ना जाए, इसलिए ईबो ने अपने छोटे भाई युआन को उसके पीछे लगा दिया है। राष्ट्रपति को ये प्लान अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने फ़ोन काट दिया। को बस एक बार ये पता लग जाए कि जान कहाँ पर है, तो उनके लिए बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा और जब जान ईबो के पास वापस आ जाएगा तो वो अपने प्लान के अगले हिस्से पर काम कर सकेंगे। 4 दिन बाद अचानक ही ईबो को युआन ने मैसेज करके ये बताया कि उसकी और जान की बात हुई थी, इसलिए उसने तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशन ईबो को भेज दी
और उसे ये भी बताया कि उनके पीछे कुछ लोग भी लगे हुए हैं, इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्द से जल्द जान भैया को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। उधर दूसरी तरफ जान दो कुत्तों और उस बूढ़े आदमी के साथ गाड़ी में था। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। तभी जान ने कहा कि गाड़ी और तेज चलाइए और हाँ, हमें उत्तर दिशा की तरफ चलना है। उस तरफ हमारा कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप गाड़ी तेज और तब तक चलाते रहिएगा जब तक कि हम उसके पास पहुंच ना जाएं। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि हमारी मदद करने के लिए वो आदमी आएंगे? और अगर वो आदमी आ रहे हैं तो क्या तुम्हें ये यकीन है कि वो इन लोगों को संभाल पाएंगे? जान ने जवाब दिया, आप मेरी आर्मी को कम मत आंकिए। इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये अपनी मौत का पीछा कर रहे हैं। जान की सांस फूलने लगी थी, इसलिए वो आराम करने की कोशिश करने लगा। जब जान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा तो उस आदमी ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जान धीरे से अपना सिर हिलाने लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। तभी उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते ही जान ने अपनी आंखें खोली और ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो हेलीकॉप्टर है किसका। पर हेलीकॉप्टर देखते ही उसने मायूस होते हुए कहा, अरे नहीं, उन्होंने अब हमारा ऊपर से भी पीछा करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब आप गाड़ी और तेज चलाइए। जब उस बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। उनका पीछा सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि आर्मी की बहुत सारी गाड़ियां कर रही थी। उसे अब इस बात का एहसास हो गया था कि शायद इन लोगों ने बिग बॉस की बॉडी देख ली है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी और तेजी से भगाने लगा और उसने एक बंदूक निकाली और जान को दे दी। उसे मन ही मन विश्वास हो गया था कि जान अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी बंदूक कैसे चलानी है। अब हेलीकॉप्टर उनके बिल्कुल पास आ गया था। जान को मन ही मन ये डर सताने लगा था कि कहीं ये लोग हमारे ऊपर गोली ना चलाने लगे। तभी हेलीकॉप्टर अचानक नीचे आ गया और उन पर फायरिंग करने लगा। तभी जान ने इशारों इशारों में उनसे कहा कि आप भी गोली चलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास बस यही एक रास्ता है। तभी जान ने अचानक कार की खिड़की खोली और बंदूक का निशाना हेलीकॉप्टर की तरफ करके उस पर एक गोली चला दी। पर उसकी बंदूक ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, इसलिए उसकी गोली हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक से जान की बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। पीछे बैठे दोनों कुत्ते शायद जान की परेशानी को समझ गए थे, इसलिए वो सीट के नीचे कुछ ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सीट के नीचे से एक और बंदूक निकाल ली और जान के सामने रख दी। ये देखकर जान मुस्कुराने लगा। उनके पीछे से आ रही गाड़ियां अब वो भी उनके पास आने लगी थी। तभी अचानक उनका पीछा कर रही एक गाड़ी अचानक से आकर जान की कार से टकरा गई। जो लोग इनका पीछा कर रहे थे उन लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि इन दोनों ने यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ देख लिया है, और अगर ये लोग इस जगह से बाहर निकल गए तो इनके साथ यहाँ का राज भी बाहर चला जाएगा और उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि अगर यहाँ के बारे में बाहरी दुनिया को पता चल जाएगा तो सिर्फ उनकी रोजी रोटी ही नहीं जाएगी बल्कि उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों को पकड़ना और मारना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। वो कैसे भी करके इन दोनों को मारना चाहते थे या पकड़ना चाहते थे। जब जान को लगने लगा कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है तो उसने फिर से युआन को फ़ोन लगा दिया। युआन ने फ़ोन उठाते ही कहा कि जान भैया, आप कहाँ पर हैं? तभी अचानक फिर से उन पर गोलीबारी होने लगी, इसलिए जान कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। वो मन ही मन बस यही सोच रहा था कि प्लीज़ इबो, मुझे जल्दी से लेने आ जाओ, मुझे अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। वो फिर से अपनी बंदूक बाहर निकालकर हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने लगा, पर उसका निशाना बार बार चूक रहा था। दोनों तरफ से उनके ऊपर गोलाबारी हो रही थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और उसके घाव से भी बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था और वो मन मन ये सोच रहा था कि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता हूँ। मैं ईबो के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ।
प्लीज भगवान मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अचानक ही उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई, जैसे कि उसका आखिरी समय आ गया हो। पर उसे मरने का डर नहीं था, उसे तो इस बात का डर था कि अगर मैं मर गया तो ईबो का क्या होगा। मैंने तो उससे वादा किया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं उसे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसके मन में इसी तरह के कई बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। बाकी की गाड़ियां अभी भी उनका पीछा कर रही थी, पर अब उनकी गाड़ी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उस गाड़ी को ज़्यादा देर तक चलाया नहीं जा सकता। अगर ये गाड़ी आर्मी की नहीं होती तो शायद ये गाड़ी इतनी देर तक नहीं चलाई जा सकती थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पुल के पास पहुंच गए। तभी जान ने देखा कि उनकी चारों तरफ से कुछ और गाड़ियां भी उनका पीछा कर रही है। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक प्लान बनाकर जान का शिकार करने वाले हैं। अचानक ही जान का दिमाग खाली हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा और मन ही मन कहने लगा कि ईबो, प्लीज ईबो, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत अभी के अभी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। किसी भी इंसान को मरने से डर नहीं लगता, पर उसके मन में ये डर सताता रहता है कि जब वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा तो उसके पीछे से उसके चाहने वाले अकेले रह जाएंगे। और यही डर अभी जान को सता रहा था। जान के मन में भी यही डर फैलता जा रहा था कि क्या मेरे बिना ईबो कभी खुशी से जी पाएगा? क्या कभी उसके चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलेगी? मैं तो बस अभी इतना ही चाहता हूँ कि मरने से पहले मेरी बस एक बार उससे बात हो जाए, तब मैं सुकून से इस दुनिया को छोड़कर जा सकता हूँ। पर शायद बात यहाँ तक पहुँचने वाली नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई इंसान इस तरह की परिस्थिति के बीच में होता है तो उसके मन में इस तरह के ख्याल आने लगते हैं। और अभी जान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अचानक ही जान की आंखों से आंसू आने लगे। जान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद से ही कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी दम तक इन दरिंदों से लड़ता रहूंगा। जान ने गाड़ी चला रहे उस बूढ़े आदमी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप गाड़ी चलाते रहिएगा। और अब मैं आपको भी इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, क्योंकि अब मेरे मन में जिज्ञासा होने लगी है कि मुझे आपके बारे में और जानना चाहिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और ये सब होने से पहले आप क्या करते थे। उस आदमी ने जान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना पूरा ध्यान बस गाड़ी चलाने में लगा रखा था। तभी अचानक जान के मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं अपने पीछे वाली गाड़ी के टायर को पंचर कर देता हूँ तो वो लोग हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर उसने कार का दरवाजा खोला और पीछे मुड़कर उन गाड़ियों के टायर के ऊपर गोलियां चलाने लगा। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और उसने कुछ गाड़ियों के टायर को पंचर कर दिया। जान ने देखा कि बहुत सारी गाड़ियों ने उनका पीछा करना बंद कर दिया है, पर तभी अचानक एक बम आकर उनकी कार के पास गिरा और एक जोर से धमाका हुआ। धमाका इतनी जोर से था कि उनकी गाड़ी कुछ फुट हवा में उछल गई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। जान अपनी बंदूक देखकर मायूस हो गया और उसने कहा कि चाहे मैं कितनी भी बंदूक चला लूं, पर इस बंदूक से मैं इस बम का मुकाबला नहीं कर सकता। जान ने कहा कि मुझे लगता है कि अब ये गाड़ी चलने की हालत में नहीं है, इसलिए हमें इसे यहीं छोड़कर अब जंगल की तरफ भागना चाहिए। जान के इतना कहते ही सभी लोग गाड़ी से उतर गए और एक पास के ही गड्ढे में छुप गए। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे भागने से पहले यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ईबो का ध्यान इस तरफ यहाँ आए। वो जल्दबाजी में अपनी शर्ट खोलने लगा और उसने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आप भी अपनी शर्ट मुझे दे दीजिए। आदमी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़का शर्ट के साथ करने क्या वाला है, पर बिना कुछ पूछे उस आदमी ने अपनी शर्ट उतारकर जान को दे दी।
तब तक वहाँ पर सारे दुश्मन पहुँच चुके थे। जान ने तिरछी नजर से देखा तो सारे लोग गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ ही आ रहे थे। सबने अपने हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें ले रखी थी। जान ने दोनों शर्टों को एक साथ जोड़ दिया और कार का पेट्रोल टैंक चेक करने लगा कि उसमें कितना पेट्रोल बचा है। फिर उसने दोनों शर्टों को कार के पेट्रोल टैंक के अंदर डाल दिया। फिर वो उस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि मैंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा है, इसलिए आपके पास जो लाइटर है वो मुझे दे दीजिए। बूढ़े आदमी ने चुपचाप अपना लाइटर जान को दे दिया। जान ने लाइटर लेते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने मेरी अब तक बहुत मदद की है, पर प्लीज़ अब आप यहाँ से चले जाइए। उन लोगों को पता है कि बिग बॉस को मैंने मारा है, इसलिए आप यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जान चली जाए, और मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ तो जाबाज कुत्ते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इन्हें लेकर सही सलामत यहाँ से निकल जाइए। पर उस आदमी ने जान की बातों को नकार दिया और कहा कि मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं तुमको अकेले छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और अगर मेरी मौत ही लिखी है तो मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मैं कायर की तरह यहाँ से अपनी पेट दिखाकर भागना नहीं चाहता हूँ। जान ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि अब आप मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। मैं इन लोगों को यहीं पर रोक कर रखूँगा, तब तक आप आसानी से यहाँ से भागकर जा सकते हैं। जान बीच बीच में थोड़ी देर पर एक गोली चला रहा था ताकि दुश्मन उनके ज़्यादा करीब ना आ सके। ऐसा करके वो उन दुश्मनों को ये बताना चाहता था कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। तभी उस आदमी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इन लोगों को यहाँ रोक कर रखता हूँ और तुम यहाँ से भागकर चले जाओ। तुम अभी भी जवान हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है। मुझे जो भी देखना था वो मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ देख चुका हूँ। तुम अपने साथ मेरे ये कुत्ते भी ले जा सकते हो, मेरे ये कुत्ते तुम्हारी रक्षा करेंगे। जान ने ऊंची आवाज में कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप मेरे लिए अपनी जान क्यों कुर्बान करना चाहते हैं। और मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी कायरों की तरह अपनी पीठ दिखाकर कहीं से नहीं भागता हूँ। जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, तब तक मैं इन दरिंदों को अपने पास नहीं आने दूंगा। वो आदमी थोड़ा दूर पीछे हटकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैंने अपना फैसला कर लिया है, इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब जान का प्लान रेडी हो गया तो उसने गोली चलाना बंद कर दिया। अब दुश्मन उनके पास आने लगे थे। थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि काफ़ी लोग उनके आसपास आ गए हैं, तो वो पेट्रोल टैंक में आग लगाकर थोड़ी दूर पीछे चला गया और ज़मीन पर लेट गया। देखते ही देखते वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। कार के धमाके की वजह से परखच्चे उड़ गए और उसके आसपास जितने भी सैनिक थे वो उस धमाके की वजह से हवा में उछलकर दूर चले गए। कार के धमाके की वजह से वो लोग काफ़ी दूर तक फिक गए थे और कार के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कोई जाकर पेड़ से टकरा गया तो कोई जमीन पर ही लहूलुहान होकर बेसुध पड़ गया। जान अभी भी जमीन पर ही लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलकर ये देखने की कोशिश की कि दुश्मन कहाँ तक पहुँचे हैं, पर तभी उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जख्मी हो गया था। वो दौड़कर उसके पास चला गया और ये देखने लगा कि कहीं उसकी जान तो नहीं चली गई। उसकी सांसें चेक करने के बाद उसने अपने आप से कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप अभी भी जिंदा हैं। तभी उसे अपने पेट के ऊपर कुछ भीगा भीगा सा महसूस होने लगा। जब उसने उस तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके पेट से खून निकल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसा उसका सिर तेजी से घूम रहा है। पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर से बहुत सारा खून तेजी से बह गया था। उसे अपने बदन में कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। वो कैसे भी करके अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसके बदन में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी। जब उसने अपनी बंदूक को खोलकर देखा तो उसमें बस एक ही गोली बची थी
उसके मन में बस एक यही ख्याल आ रहा था कि एक बार फिर इन दरिंदों के हाथों में पड़ने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूं। मैं एक बार फिर उस नरक से नहीं गुजरना चाहता। मैं ईबो के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर इन लोगों ने मुझे जिंदा पकड़ लिया तो वो मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को मारने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।